नमस्कार, मैं सुरेश कोडितकर ऑफबीट चैनल पर तुम सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम सब जानते हैं कि 22 जनवरी को रामलला की प्रतिष्ठापना का बहुत बड़ा समारोह पूरे देश में, दुनिया में मनाया गया। उसके बाद 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिन का भी समारोह पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। आज के वीडियो का एक विषय इस तरह है कि क्या गणतंत्र दिन हम 26 जनवरी 1950 से ही जानते हैं, या इसकी कोई पीछे हमारे इतिहास में इसकी कोई संकल्पना है। इस हिसाब से देखे गए तो हम यही कह सकते हैं कि राम राज्य की जो कल्पना की गई थी वही हमारे गणतंत्र का आधार है। राम राज्य यही आदर्श गणतंत्र है, जिसे मराठी में हम प्रजासत्ताक भी बोलते हैं। तो इस गणतंत्र की नींव कहाँ है? इस गणतंत्र की नींव दो ही गुणों में, या जिसे हम वैशिष्ट्य कह सकते हैं। अलग कोई बातें हैं कि ऐसी दो ही बातें हैं अलग, कि जिनको हम इस गणतंत्र की नींव कह सकते हैं। क्या है वो दो अलग बातें? वो दो अलग बातें हैं कि आपका शील, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं, और स्वयं शासित समाज, जिसे हम डिसिप्लिन सोसाइटी कहते हैं। इन दो बातों पे राम राज्य की पूरी नींव रखी गई थी। आप आप दर्शक हमें पूछ सकते हैं कि आप ये कैसा कह सकते हैं, क्योंकि राम राज्य में जो समाज, कुटुंब, शिक्षा और राज्य, इन चार जो आदर्श व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया गया था। और उस व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के लिए गुरुकुल पद्धति की जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें बच्चों को जो स्नातक होते थे उनको इस तरह उनका ये किया जाता था, शिक्षा दी जाती थी कि वे आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बने, और अच्छे नागरिक बन के समाज का, राष्ट्र का, कुटुंब का अच्छे प्रकार से पालन पोषण करें। उन व्यवस्थाओं को संवर्धित करने के लिए, उन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए, उन व्यवस्थाओं का संरक्षण करने के लिए अपना योगदान दे। इस प्रकार का आदमी की शील गढ़ने के लिए जो अच्छी शिक्षाएं है वो देने का प्रयास गुरुकुल पद्धति में किया जाता था। हम जानते हैं कि 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और जिन 4 संस्थाओं से होकर हमें गुजरना होता था, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद संसार करने के लिए, या संसार में जो भी कर्तव्य का पालन करने के लिए वो एक आश्रम होता था। उनके बाद संन्यास आश्रम होता था, और उसके बाद वानप्रस्थाश्रम होता था। इन चारों व्यवस्थाओं में से होकर आदमी जब गुजरता था, तो वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए जो भी कर्तव्य थे, जो भी उसको काम करना था, उस निर्वहन के लिए वो अपना योगदान देता था। और वो योगदान इस तरह का था कि किसी की प्रकार की हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार का दुराचार ना हो, किसी भी प्रकार का अन्याय अत्याचार ना हो, किसी भी प्रकार की हानि ना हो। सभी नाते संबंधों का, जो आंतरिक नाते संबंध है, उनका संवर्धन किया जाए। प्रकृति है, उसका संवर्धन किया जाए। जो पशु है, उनकी प्रकार की कोई हिंसा ना हो, उन्हें भी संरक्षण मिले। इस सब प्रकार की जो व्यवस्था होती थी, उस व्यवस्था से आदमी का जो कैरेक्टर है, शील है, वो तैयार होता था। और ऐसे शीलवान नागरिक, स्वयं शासित नागरिक पूरे समाज को, पूरे राज्य व्यवस्था को आगे ले जाते थे। राम राज्य इसे तो कहते हैं कि जहाँ असत्य ना हो, जहाँ किसी भी प्रकार का बैर ना हो, किसी भी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी भी प्रकार की हानि ना हो। जो भी मसले हैं वो मसले शांति से बैठकर सुलझाए जाते थे। किसी को भी अपना मत, किसी को भी अपना अभिप्राय कहने की, बोलने की मुभा होती थी। सबके साथ न्याय होता था। इस प्रकार की व्यवस्था राम राज्य में होती थी। ऐसा राम राज्य अपने भारत में
अनेक राजाओं ने अपने राज्य में स्थापित किया था, और वो फिर राम का राज्य हो या राणा प्रताप का राज्य हो या शिव छत्रपति का राज्य हो या राजा विक्रमादित्य का राज्य हो, या अनेक प्रकार के जो अपने यहाँ राजे हो गए जिनका इतिहास में आज भी नाम दर्ज हो, वो राजा रामदेव राय का राज्य हो, हम्पी संस्थान हो, होयसड़ संस्थान हो, इन सभी प्रकार के राजाओं ने वो फिर आसाम से लेकर कांडला तक, गुजरात तक, या फिर कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इन सभी प्रदेशों में जिन जिन राजाओं ने अपने यहाँ राज्य कारभार करने का काम किया, उनके आदर्श राम थे, राम राज्य था। इसीलिए राम राज्य की कल्पना अपने यहाँ महत्व धारण करके है। तो इस राम राज्य को ही अपन आदर्श गणराज्य इसलिए कह सकते थे। आज हम गणराज्य कहते हैं कि 26 जनवरी को संविधान स्थापित हुआ और गणराज्य शुरू हुआ, लेकिन इस गणराज्य में समता है, इस गणराज्य में समानता है, इस गणराज्य में न्याय है, इस गणराज्य में सत्य की कामना है। किस प्रकार का गणराज्य आज अपने आजू बाजू चल रहा है, हम उसे देख रहे हैं, हम उसे अनुभव भी कर रहे हैं। ये गणराज्य संविधान के तहत है, लेकिन सभी लोगों को गरीबी हो, अन्याय हो, पीड़ा हो या फिर और कोई शोषण हो, इससे मुक्ति मिल पाई है। इस गणराज्य में क्या सभी लोगों को अपनी बातें कहने का, अपना जो अभिप्राय है, अपना जो मत है, वो सरकार की तरफ सादर करने का कोई मौका मिलता है, या सरकार की तरफ से उनकी कोई बात सुनी जाती है। तो इस गणराज्य में कहने के लिए गणराज्य है, लेकिन ये गणराज्य हर किसी को अपना लगता है, हर किसी को अपना लगता है क्या, ये सोचने की बात है। तो इस गणराज्य को हमें राम राज्य में परिवर्तित करना होगा। राम राज्य कैसे आए, राम राज्य में जो अच्छी बातें थी, जो शील संवर्धन था, जो डिसिप्लिन, स्वयं शासित समाज था, वो समाज कैसे आए, वो समाज लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस बारे में संविधान में कोई व्यवस्था है। इस बारे में संविधान में कोई व्यवस्था है, तो वो व्यवस्था हमें ज़मीन पर क्यों दिखाई नहीं देती? उस व्यवस्था के अनुसार तैयार हुए नागरिक हमें चारों तरफ क्यों नहीं दिखाई देते? आज आप देखेंगे कि हर कोई समस्या, हर कोई जिम्मेदारी सरकार पर ढकलने के लिए, शासन व्यवस्था पर ढकलने के लिए हर आदमी तैयार है, लेकिन हर आदमी ये क्यों नहीं सोचता कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है। मुझे अपना कुटुंब स्वयं शासित करना होगा, मुझे अपने शील संवर्धन पे, मुझे अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना होगा। मैं हर समय ये विचार करूं कि मेरे इस कृति से समाज में क्या संदेश जाएगा, मेरी इस कृति से समाज में क्या अव्यवस्था निर्माण होगी। तो मुझे लगता है कि सभी व्यवस्था अपने सुचारू ढंग से काम करेगी। अगर हर कोई व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि मैं यहाँ कुछ गंदगी कर दूँ, या मैं कुछ गंदी गाली गलौज कर दूँ, या मैं सोचूं कि मैंने ऐसा गंदा बर्ताव किया है, मैंने ऐसा अयोग्य बर्ताव किया है, तो मुझे कुछ लेना देना नहीं, तो ये बात ठीक नहीं। लेकिन हर व्यक्ति सोचता रहेगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पीछे समाज है, मुझे देखने वाले लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे पूछेंगे कि आपने ऐसा समाज में गंदा बर्ताव क्यों किया, आपने यहाँ गंदगी क्यों की। हर व्यक्ति अपने अंदर बैठे व्यक्ति से पूछेगा कि मुझे ये करना अच्छा है या बुरा है, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है। ये उसके अंदर का इंसान जब तक नहीं जाग उठेगा, तब तक हमने जो कानून बनाया है, हमने जो व्यवस्था तैयार की है, वो व्यवस्था कागजों में ही रहेगी, वो व्यवस्था वो किताबों में ही रहेगी, वो व्यवस्था असली ज़िंदगी में नहीं आएगी। असली ज़िंदगी में अगर आपको इन व्यवस्थाओं का रूपांतरण ज़मीन पे होते हुए देखना है, तो हमें राम राज्य की तरफ जाना होगा। राम राज्य में जो व्यवस्थाएं थी, जो शिक्षा थी, जो संस्कार थे, जो रीति रिवाज उन्होंने स्थापित किए थे, जिन पर चलकर आदमी का उत्कर्ष होता था, आदमी अपनी आत्मिक
उन्नति की ओर बढ़ता था। आदमी एक समय ऐसा ऐसा सोचता था कि मुझे अब इन सब मोह माया से दूर होकर संन्यास की तरफ जाना है, वानप्रस्थ की तरफ जाना है, और वो अपने जो भी कार्य है वो अपने पीछे आने वाले पीढ़ी के पास सौंप देता था। इसी प्रकार से हस्तांतरण होता था। तो इन व्यवस्थाओं को हमें फिर शुरू करना होगा, इन व्यवस्थाओं को हमें फिर से समझना होगा। इन व्यवस्थाओं को किसने मिटा दिया? राम का नाम किसने मिटाने की कोशिश की? अरे जो अंदर आत्मा में राम है उसको कैसे मिटाओगे तुम इतिहास में, संस्कृति में, वेदों से, पुराणों में, या फिर पुराणों की पुरानी बातों को मिटाने की कोशिश करोगे, लेकिन जो अंदर खून में है, जो हमारे नसों में दौड़ रहा है, उसे कैसे मिटाने की कोशिश करोगे? तो मुझे आज ये वीडियो इसीलिए मैंने तैयार किया कि राम राज्य यही आदर्श गणतंत्र है, राम राज्य यही आदर्श प्रजासत्ताक है। इन गणतंत्र को लाने के लिए हमें पुनः राम राज्य का स्वाध्याय करना होगा, राम राज्य का अभ्यास करना होगा। यह अभ्यास आज अभी से शुरू करने के लिए कोई परेशानी नहीं है। जनवरी में तो रामलल्ला अपने स्थान पे, अपने मूल स्थान पे स्थापित हो गए हैं। उस हिसाब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिन भी हमने बड़ी धूमधाम से मनाया है। लेकिन पुराना गणतंत्र, असली गणतंत्र, सत्वयुक्त गणतंत्र कैसा था, आत्मयुक्त सत्वयुक्त गणतंत्र कैसा था, वो समझने के लिए हमें राम राज्य समझना होगा। राम राज्य यही आदर्श गणतंत्र है। इस धारा को, इस शीर्षक को आगे ले जाते हुए मैं सभी दर्शकों को विनती करता हूँ कि वो भी इस बारे में सोचे और मुझे अपने विचारों से अवगत कराए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।